आज हम लोग वॉल्यूम ऑन सरफेस रेजिस्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लास्टिक की ये बहुत ही इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है। और इसके अलावा भी और भी प्रॉपर्टीज हैं। आर्क रेजिस्टेंस है, CTC है, क्रैकिंग ट्रैकिंग इंडेक्स जो होता है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर वॉल्यूम एंड सरफेस रेजिस्टिविटी जो है प्लास्टिक की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इसके बारे में आज जानते हैं हम लोग। तो इसको जानने के लिए हम लोग जो है सबसे पहले आज हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ओम्स लॉ के बारे में, ताकि इसको समझना आसान हो जाए, इसको कैलकुलेशन इसका आसान हो जाए। ठीक है, तो हम लोग ओम्स लॉ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो ओम्स लॉ के हिसाब से इसका फैक्टर जो है, रेजिस्टिविटी के क्या क्या फैक्टर होते हैं। 3 फैक्टर हैं रेजिस्टिविटी के। 3 फैक्टर होते हैं। एक तो जो रेजिस्टिविटी है लेंथ है, दूसरा है क्रॉस सेक्शनल एरिया, तीसरा मटेरियल। ठीक है, ये 3 फैक्टर होते हैं रेजिस्टिविटी के। ओम्स लॉ के हिसाब से हम लोग जानते हैं V = I होता है, वोल्ट जिसको पोटेंशियल कहते हैं, I जो है सो करंट है, और R रेजिस्टेंस है। ये है, इसी से आज अभी हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हम लेंथ को लेते हैं। लेंथ के बारे में जाने के रेजिस्टिविटी को कैसे जो है सो ये फिक्स करता है। ये देखो, एक L1 एक L2 सेम मटेरियल का, 2 लेंथ का मटेरियल लिया। एक अलग, इसका लेंथ अलग है, इसका लेंथ अलग है। एक का L1 है, एक का L2 है। इसके में जो मटेरियल है सेम है, सेम मटेरियल का 2 अलग अलग लेंथ का लेते हैं, मटेरियल लेते हैं, और इसमें दोनों में सेम वोल्टेज अप्लाइड करेंगे। मान लिया कि 12 वोल्ट की हम बैटरी से यहाँ पर दोनों को कनेक्ट कर दें, एक को पॉजिटिव से, को नेगेटिव से, तो क्या दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा? दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा क्या? नहीं होगा। उसके हिसाब से हम लोग जानते हैं कि V = EL होता है। ठीक है, E करंट इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हम करंट कह रहे हैं। E = अब E हम लेंगे तो E = V/L हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम देख रहे हैं लेंथ क्या हो गया, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया करंट के, है ना। लेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया करंट के। तो हम जब लेंथ बढ़ा रहे हैं तो करंट क्या होगा? कम हो जा रहा है। इसका मतलब रेजिस्टिविटी बढ़ रही है। ठीक है ना, सिंपल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, करंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ की, और R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ की। रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, लेंथ बढ़ा रहे हैं, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेंथ बढ़ा रहे हैं, करंट घटेगा। ठीक है ना। जैसे लोअर द रेजिस्टिविटी हायर द कंडक्टिविटी, सिंपल। दूसरी जगह पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि 2 अलग अलग मटेरियल सेम है, अलग अलग डाया का, क्रॉस सेक्शनल एरिया का मटेरियल लेंगे। ठीक है, रॉड लेंगे। अब इसका मटेरियल सेम है, वोल्टेज भी सेम दे रहे। अब यहां पर जो हम लोग वोल्टेज यहां अप्लाई करेंगे तो दोनों का, इसका क्या कहे कि यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो क्रॉस ज्यादा करेंगे। इसकी जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी, तो इसकी वजह कर करके क्या होगा, यहाँ पर करंट ज्यादा फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन क्योंकि ज्यादा फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लेंथ की वजह से यहाँ पर फोर्स जो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स जो है बहुत कम हो रहा था, यहाँ पर ज्यादा हो रहा था। इसके लेकर करके इसकी रेजिस्टिविटी कम हो रही थी, इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा हो रही थी। यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज्यादा हो रहा है, करंट ज्यादा जाएगा। इस केस में देखें, जब R जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है किससे? क्रॉस सेक्शनल एरिया के। ठीक है, अब यहां पर देखें वॉल्यूम के, अब ये जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा रहे हैं, रेजिस्टेंस घट रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, यहां जब करंट क्या होगा, यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया के। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस घट रहा है। तो एक जो है करंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। ठीक है, अभी दोनों केस में हम मटेरियल अलग कर लें, अभी हम दोनों को एक साथ ले लें, तो अब क्या होगा, यहां पर अब जो फार्मूला बनेगा वो कैसे बनेगा देख लो। अब यहां पर जो फार्मूला बनेगा, आप इसको ध्यान से देखें,
बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से। आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, आर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शनल एरिया के, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, तो प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डालना पड़ेगा उसमें। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डालेंगे तो यही जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, यही रेजिस्टिविटी कहलाती है, ठीक है। सिंपल से आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था क्रॉस ये लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था क्रॉस सेक्शनल एरिया के। जब ये प्रोपोर्शनलिटी को हम हटा रहे हैं तो यहां पर इक्वल टू करके एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डाल रहे हैं। यही है रेजिस्टिविटी, जो मटेरियल की यही डिफर करती है। और मटेरियल रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल की होती है, लेंथ तो सिर्फ एक बढ़ाने घटाने से क्रॉस सेक्शन बढ़ता घटता है, लेकिन रेजिस्टिविटी जो होती है ये मटेरियल की होती है, ठीक है। अब ये जो रेजिस्टिविटी है ये हम लोग को निकालना होता है मटेरियल। अब हम जो मटेरियल की बात करें ना, क्योंकि हम प्लास्टिक ले रहे हैं तो मटेरियल की बात करेंगे, और हर प्लास्टिक की अपनी अपनी डेंसिटी, अपनी अपनी इलेक्ट्रिक डेंसिटी होती है, तो उसके हिसाब से अलग अलग रेजिस्टिविटी होगी। तो ये चीज हम लोग निकालने वाले हैं, इसको भी हम लोग ड्राइव कर लें। देख लो क्या क्या हम लोग वॉल्यूम रेजिस्टिविटी जब देखेंगे तो वहां पर देखेंगे कि ये रेजिस्टिविटी है, ये वी ले लिया है इसलिए कि वॉल्यूम रेजिस्टिविटी हम ले रहे हैं, ठीक है। वी हम इसलिए लिखा है कि हम वॉल्यूम रेजिस्टिविटी ले रहे हैं। अब ये क्या है, इक्वल टू कर रहे हैं। जब यहां से आप करोगे, क्रॉस करोगे तो आर यहां आ जाएगा और ए ऊपर चला जाएगा, एल नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला ड्राइव होकर के आ जाएगा। रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस रेजिस्टिविटी की। ये प्लास्टिक की वॉल्यूम और सरफेस रेजिस्टिविटी किसको कहते हैं, देख लें, इसको भी देख लेते हैं। मटेरियल मेजर हाउ स्ट्रॉन्ग, मटेरियल मेजर हाउ स्ट्रांगली ए प्लास्टिक मटेरियल oppose the flow of electric current through a volume of cubic specimen। क्या है कि क्यूबिक स्पेसमेन से कितना स्ट्रांगली वो एक प्लास्टिक मटेरियल अपोज कर सकता है करंट के फ्लो को, उसको एक क्यूबिक स्पेसमेन है इसलिए वॉल्यूम रेजिस्टिविटी है। जब क्यूबिक की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं। जब सरफेस की बात करेंगे, सरफेस से कितना लीकेज हो रहा है तो वो सरफेस रेजिस्टिविटी होगी, ठीक है ना। सरफेस टू सरफेस देखेंगे, दो सरफेस पर बैठ पॉइंट लगाएंगे और उसके बीच का रेजिस्टेंस नाप लेंगे। बहुत ही सिंपल, ठीक है। रेजिस्टेंस समझ में आया, यहां पर रेजिस्टिविटी। अब हम लोग इसको कैसे जो है सो मेजर करेंगे, कैसे मेजर करेंगे। एएसटीएमडी मेथड जो लेंगे, एएसटीएमडी 257 का मेथड लेते हैं। स्पेसमेन जो लेंगे एक क्यूबिक स्पेसमेन लेंगे, 4 इंच डिश लेंगे, ठीक है। स्पेसमेन को क्या करेंगे, इसमें 500 वोल्ट का जो है बैटरी से कनेक्ट करेंगे। 2 इलेक्ट्रोड, एक ऊपर एक इलेक्ट्रोड रहेगा, एक नीचे इलेक्ट्रोड रहेगा, बीच में स्पेसमेन रहेगा। इसको 500 वोल्ट अप्लाइड करेंगे 60 सेकंड के लिए, ठीक है। यहां पर है ओम मीटर लगा हुआ है, ओम मीटर से एक इलेक्ट्रोड में कनेक्शन, दूसरे ओम मीटर से दूसरे इलेक्ट्रोड में कनेक्शन होगा। अब बीच में इसके जो है सो सैंपल रहेगा जिसकी रेजिस्टिविटी हमको निकालनी है, जिस प्लास्टिक मटेरियल की रेजिस्टिविटी निकालनी है वो सैंपल है, स्पेसमेन मेरा यहाँ रखा हुआ, ठीक है। अब इसके साथ जब हम 500 वोल्ट जब इस पर अप्लाइड करेंगे तो 60 सेकंड के लिए, तो जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो मालूम हो जाएगा मेरे को। और रेजिस्टिविटी निकालने के लिए इसका जो इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया बाई जो स्पेसमेन का थिकनेस है, ये सारा चीज हो जाएगा। तो हमको सारे चीज नोन हो गया और हमको रेजिस्टिविटी निकल गई। वो जो वॉल्यूम रेजिस्टिविटी कितना है मटेरियल की वो निकल आई, ठीक है। वेरी सिंपल। अब यहां पर जो है सो हम लोग देख रहे हैं कि वॉल्यूम के थ्रू कितना करंट अपोज कर रहा है और सरफेस के थ्रू कितना करता है। अगर सरफेस के थ्रू कर रहा है तो सरफेस रेजिस्टिविटी को, वॉल्यूम के थ्रू अगर हो रहा है तो वॉल्यूम रेजिस्टिविटी होगी। अगर अच्छा एक चीज है कि लोअर द रेजिस्टिविटी और हायर द कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। अगर लोअर रेजिस्टिविटी कमेगी तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो हम लोगों ने देखा वॉल्यूम और सरफेस रेजिस्टिविटी। सरफेस से अगर नापेंगे तो सरफेस रेजिस्टिविटी होगी, वॉल्यूम के थ्रू नापेंगे तो वॉल्यूम रेजिस्टिविटी होगी। और ये जो है
गोल्ड की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, उसमें कॉपर होता है। मैंने इस तरह से दिखा, नीचे तक प्लास्टिक तक आ जाएगा। ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक की जो है रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। उसके बाद ग्लास की होती है, उसके बाद ग्रेफाइट है, उसके बाद कॉपर है, उसके बाद गोल्ड है। गोल्ड की सबसे कम रेजिस्टिविटी होगी। ठीक है, एक रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी घटेगी। ठीक है ना। तो ये मेथड है। अब इसके में एक चीज और चलते चलते डिस्कस कर लें कि बिलो 10⁵ ओम सेंटीमीटर द मटेरियल कंसिडर्ड एज ए कंडक्टिव मटेरियल। ठीक है, और एबव 10⁵ सेंटीमीटर द मटेरियल कंसिडर्ड एज ए इंसुलेटर। ठीक है, किसकी कितनी रेजिस्टिविटी है उसी बेसिस पर कौन कंडक्टिव होता है, कौन इंसुलेटर होता है, इसी रेजिस्टिविटी से पता चल जाता है। ठीक है ना। तो हम लोग ने ये चीज को मेजर कर लिया कि वॉल्यूम रेजिस्टिविटी कैसे निकलेंगे, उसी से अब हम लोग इसकी जो यूनिट का ट्राई कर लें। रेजिस्टेंस का जो यूनिट होती है ओम होता है, और इसके में क्या होगा, अगर हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर होगा। और यहाँ थिकनेस का सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर क्रॉस कर जाएगा तो 1 ही सेंटीमीटर बचेगा, तो ओम सेंटीमीटर रेजिस्टिविटी की जो यूनिट हो जाएगी ओम सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है। दूसरी तरफ सरफेस जो ये वॉल्यूम ये जो यूनिट निकल के आएगी वॉल्यूम रेजिस्टिविटी निकल कर आएगी। सरफेस रेजिस्टिविटी में देखेंगे कि ना इसमें थिकनेस है और ना ही क्रॉस सेक्शनल एरिया है, सरफेस टू सरफेस ले रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी जो सरफेस रेजिस्टिविटी इक्वल टू हो जाएगी सरफेस रेजिस्टिविटी के ओम के। तो इसीलिए जो सरफेस रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो ओम हो जाती है। ठीक है, आप देखेंगे कभी डाटा शीट में तो आपको सरफेस रेजिस्टिविटी का दिखलाएगा ओम्स में, और वॉल्यूम रेजिस्टिविटी को दिखलाएगा ओम सेंटीमीटर में। ठीक है, और यहाँ पर इसी तरह से हम लोगों ने जब और थोड़ा सा देख लिया कि वॉल्यूम सरफेस वॉल्यूम के थ्रू अगर करंट लीकेज हो रहा है तो वॉल्यूम रेजिस्टिविटी सरफेस के थ्रू हो तो सरफेस रेजिस्टिविटी है। अब यहाँ पर देखेंगे हायर द वॉल्यूम और सरफेस रेजिस्टिविटी, हायर द वॉल्यूम एंड सरफेस रेजिस्टिविटी लोअर द लीकेज ऑफ करंट। ठीक है, जब लोअर द लीकेज ऑफ करंट होगा तो लेस द कंडक्टिव मटेरियल, मटेरियल क्या हो जाएगा, लेस कंडक्टिव हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल एकदम जैसे हम लोग समझते हैं। अगर आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। और ये चीज के लेकर हमने और थोड़ा सा दे दिया कि कौन मटेरियल की कितनी कंडक्टिविटी है, वो रेजिस्टिविटी है, वो यहाँ पर हम लोग को समझ में आ जाएगा। ये डाटा को अगर हम लोग गौर से देख लें या अपने पास रख लें तो कभी भी डिजाइन में या आप लोग को जानकारी के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि प्लास्टिक इंडस्ट्री में हम लोग हैं। ये है डाटा, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन की कितनी रेजिस्टिविटी है, कितना, एक रेंज है 16 से लेकर के 18 10⁻15 तक। लो डेंसिटी की कितना है, पॉलीप्रोपिलीन की कितनी है, एबीएस की कितनी यहाँ पर दिए हुआ है 14 से लेकर के 16 तक। हाई इंपैक्ट पॉलीस्टाइरिन की 16 से लेकर के 16 तक दिए हुआ है। पॉलीस्टाइरिन की जो है 16 से लेकर 16 तक दिए हुआ है। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है 12 से 16 जो है 10⁻15 यहाँ पर दिखा रखा है। उसी तरह से साइन की स्टारीन एक्राइलोनाइट्राइल की 16 से लेकर के 16 तक है, ये जो है 10⁻15 होगा। उसी तरह से आपको पॉली मिथाइल एक्राइलेट है 15 से लेकर के 15 तक है। पॉलीऑक्सी मिथिलीन है 14 से लेकर करके 15 तक है। पोलीएमाइड 6 है, यानी नायलॉन 6 जो है 14 से लेकर के 14 तक है। पोलीएमाइड डबल 6 है जो उसकी भी 14 से लेकर के 14 तक है। पॉलीइथिलीन ट्रैप्थलेट जो है ये 16 से लेकर के 16 तक है। उसी तरह से जितनी मटेरियल है यहाँ पर पीबीटी है पॉलीब्यूटिलीन ट्रैप्थलेट 14 से लेकर के 16 तक है। 16 पीवीसी पॉलीकार्बोनेट 15 से लेकर के 16 तक है। इथिलीन विनाइल एसीटेट ये जो है 15 से लेकर के 15 तक है। पॉलीप्रोपिलीन सल्फाइड जो है पॉलीफिनाइल सल्फाइड 15 से लेकर के 16 तक है। पॉलीईथर कीटोन जो है 16 से लेकर के 17 तक है। टेट्राफ्लोरोइथिलीन जो है जिसको टेफ्लॉन कहते हैं 17 से लेकर के 18 तक है। 10 टू द पावर लेकिन सब में 15 लगाते चले जाएंगे। यहाँ एक रेंज है ऊपर इंटू 10 टू द पावर 15। ये रेजिस्टिविटी अलग अलग मटेरियल की हमने दिखा दिया है। आपको कभी भी फ्यूचर में इसकी जो है आपको जरूरत पड़ सकती है, तो आप इसको पूरी वीडियो को देखें। और ये इससे कुछ जो अगर आपको ना समझ में आए हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमारे नंबर पर या ट्वीट कर करके। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।